स्टार्ट हो चुकी है. Okay, students, let's try to understand the problem of 5.2a with its solution, and then we will go to 5.3a. 5.2a क्या है? असल में इसने लिखा हुआ है preparing financial statements and closing entries of a profitable company. हमने इसकी क्लोजिंग एंट्रीज तैयार करनी है और एक ऐसी कंपनी की जो प्रॉफिटेबल कंपनी है. असल में 5.2a में और 5.3a में डिफरेंस ये है कि 5.2a जो है वो प्रॉफिटेबल कंपनी के लिए है और 5.3a नॉन प्रॉफिटेबल कंपनी के लिए है. ठीक है, तो इन दोनों क्वेश्चंस का सिर्फ फर्क ये है, यानी एक ऐसी कंपनी जो प्रॉफिट अर्न कर रही है तो उसमें प्रॉफिट तो पॉजिटिव आएगा, यानी नेट इनकम पॉजिटिव आएगी. और दूसरी जो 5.3a में है उसमें वो प्रॉफिटेबल कंपनी नहीं है, वो नॉन प्रॉफिटेबल कंपनी है, तो वो प्रॉफिट नहीं कमा रही. इस वजह से उसका आंसर, उसकी इनकम नेगेटिव आएगी. तो उसका कैसे हमने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स तैयार करनी है और उसका क्या फ़र्क है, ये बनाने का तरीका. तो ये जस्ट फॉर्मेट पॉइंट ऑफ व्यू से ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि प्रॉफिटेबल कंपनी का और नॉन प्रॉफिटेबल कंपनी का फॉर्मेट तो सेम ही होता है, सिर्फ हमने प्रॉफिट और लॉस को किस तरह से एडजस्ट करना है अपनी स्टेटमेंट्स में, ये हम सीखेंगे इसमें. ठीक है, अच्छा जी, इस क्वेश्चन की हम स्टार्ट करते हैं. जी बेटा, क्वेश्चन का जो स्टार्टअप है उसको देखते हैं. जस्ट अ मिनट बेटा. सबसे पहले कह रहे हैं लॉन प्राइड इनकॉर्पोरेशन प्रोवाइड्स लॉन मोइंग सर्विसेज टू बोथ कमर्शियल एंड रेजिडेंशियल कस्टमर्स. लॉन प्राइड वाले हैं, ये लॉन मोइंग सर्विसेज दे रहे हैं कमर्शियल एंड रेजिडेंशियल कस्टमर्स को लॉन की पौधों की छान पटक के लिए. ठीक है, अच्छा. फिर कह रहे थे कंपनी परफॉर्म्स एडजस्टिंग एंट्रीज ऑन अ मंथली बेसिस. कंपनी अपनी एडजस्टिंग एंट्रीज किस पे करती है? मंथली बेसिस पे. ठीक है, कुछ इंस्ट्रक्शंस बड़ी इंपॉर्टेंट होती हैं राइट डाउन करने के लिए, नोट डाउन करने के लिए. वेयर एज क्लोजिंग एंट्रीज आर प्रिपेयर्ड एनुअली बेसिस, जबकि क्लोजिंग एंट्रीज कब की जाती हैं? एनुअली बेसिस पे एट 31 दिसंबर, जब बुक्स ऑफ अकाउंट्स क्लोज होती हैं. एंड एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस डेटेड 31 दिसंबर 2011 फॉलोस. एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस हमें दिया गया. तो तीन तरह के ट्रायल बैलेंसेस होते हैं, हम इसको बार बार रिवाइज कर चुके हैं. एक होता है अनएडजस्टेड ट्रायल बैलेंस, फिर होता है एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस, इसमें एडजस्टिंग एंट्रीज हो चुकी हुई हैं, और तीसरा होता है क्लोजिंग ट्रायल बैलेंस. तो ये एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस आपको 31 दिसंबर को दिया गया हुआ है, यानी जो आपने एग्जाम में किया था एडजस्टिंग एंट्रीज को और फिर उसमें मर्ज करना अपने ट्रायल बैलेंस के अंदर. तो एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस है जिसमें एडजस्टिंग एंट्रीज मर्ज हो चुकी हुई हैं. ठीक है, अब इसकी बेस पे हम क्या सीखेंगे? सिर्फ क्लोजिंग एंट्रीज करना और क्लोजिंग एंट्रीज को मर्ज करना, और फिर क्लोजिंग ट्रायल बैलेंस कैसे बनाया जाता है, तो ये सीखेंगे. क्लियर है? तो हम शुरू करते हैं. ये ओवरऑल इसकी लुक देख लीजिए. जो एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस की है, इसमें क्या क्या चीज़ें हैं. उसकी पहले हेडिंग है कंपनी का नाम, लॉन प्राइड इनकॉर्पोरेशन, और फिर आगे आ गया एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस, उसकी हेडिंग आ गई, और नंबर 3 31 दिसंबर 2011. तो ये तीन बातें किसी भी स्टेटमेंट के ऊपर लिखना बड़ा ज़रूरी है. नंबर 1 कंपनी का नाम, नंबर 2 जो आप प्रिपेयर कर रहे हैं उसका नाम, और डेट, जिस डेट को प्रिपेयर कर रहे हैं. ठीक है, तो पहले कंपनी का नाम है लॉन प्राइड, सेकंड थिंग है एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस, और थर्ड थिंग है दिसंबर 31 2011. सही है. तो इसकी दो साइड्स हैं, डेबिट एंड क्रेडिट, डेबिट साइड और क्रेडिट साइड. एंड ट्रायल बैलेंस से द टोटल ऑफ द डेबिट्स एंड क्रेडिट शुड बी इक्वल. तो ये देखिए आखिर में आपको इक्वल नजर आ रहे हैं. $4,06,500 है, दोनों तरफ इक्वल आपको नजर आ रहे हैं. क्लियर? अच्छा, इसमें ट्रायल बैलेंस में जिस तरतीब से चीज़ें लिखी गई हैं, उसमें सबसे पहले बैलेंस शीट आइटम्स हैं. ये आप देखें, ये कैश से लेकर, ये कैश आपकी बैलेंस शीट एसेट की साइड है, अकाउंट्स रिसीवेबल आपका एसेट है, अनएक्सपायर्ड इंश्योरेंस आपका एसेट है, प्रीपेड रेंट आपका एसेट है, सप्लाईज आपका एसेट है, ट्रक्स आपका एसेट है, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन ये एसेट साइड पे माइनस करके लिखी जाती है. फिर मूविंग अपार्टमेंट है. ठीक है जी, तो मूविंग अपार्टमेंट, मूविंग इक्विपमेंट सॉरी, तो मूविंग इक्विपमेंट 20,000 का है, और उसकी एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन जो है मूविंग इक्विपमेंट की वो 12,000, उसमें से हम माइनस करके बैलेंस शीट में लिखेंगे, याद रखिएगा. यहाँ पे यहाँ पे एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन क्रेडिट साइड पे लिखी गई है ट्रायल बैलेंस में. ट्रायल बैलेंस में याद रखिएगा क्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन आएगी हमेशा राइट साइड पे, जबकि ये मूविंग इक्विपमेंट की एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन जब हम बैलेंस शीट में लिखेंगे तो माइनस करके लिखेंगे. ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है. ठीक है, सिर्फ बनाने का फर्क है.
ये तो थी एसेट्स की साइड कंप्लीट होगी। इस लाइन से आगे जो है सारा ये लायबिलिटीज की आइटम्स हैं, तो देखिएगा कौन सी हैं। नंबर वन अकाउंट्स पेबल, नोट्स पेबल भी लायबिलिटी है, सैलरीज पेबल लायबिलिटी है, इंटरेस्ट पेबल लायबिलिटी सर है, इनकम टैक्स पेबल लायबिलिटी है। पर जी जी बताइए। सर तो एक ट्रक्स की वैल्यू लिखी हुई है 1,50,000। जी हमने देख लिया इस एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस में एसेट्स की आइटम आ रही थी सबसे पहले, उसके बाद लायबिलिटीज की आइटम्स आ रही थी, फिर उसके बाद आपके पास आ रही थी कैपिटल स्टॉक, रिटेन अर्निंग और डिविडेंड्स की आइटम्स, यानी कि ऑनर इक्विटी की आइटम्स। और ऑनर इक्विटी के बाद अगला जो पोर्शन आता है डिविडेंड्स के बाद से लेकर वो सारा इनकम स्टेटमेंट का आइटम है, यानी ये ऑपरेशनल आइटम्स हैं, ऑपरेशनल इनकम और ऑपरेशनल एक्सपेंसेस की बात करते हैं ये, ठीक है। तो 1,70,000 आपके पास ये जो शो हो रहा है ये आपका रेवेन्यू है, जो कि इन्होंने रेवेन्यू अर्न किया है टोटली, ठीक है। इसमें सारा वो रेवेन्यू आएगा जो अर्न कर चुके हैं, अनअर्न्ड इसमें नहीं आएगा, याद रखिएगा। और सारे एक्सपेंसेस, इंश्योरेंस एक्सपेंस, ऑफिस रेंट एक्सपेंस, सप्लाईज एक्सपेंस, सैलरी एक्सपेंस, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस एक और आ गया। अच्छा ये देखिए आपको डेप्रिसिएशन इस साल की निकल आई, जो इनकम स्टेटमेंट में दी होती है ना वो सिर्फ वन ईयर की, उस करंट ईयर की डेप्रिसिएशन होती है, ठीक है। तो इस साल की डेप्रिसिएशन एक्सपेंस ट्रक्स की भी निकल आई है और मूविंग इक्विपमेंट की भी निकल आई है 4,000। रिपेयर एंड मेंटेनेंस एक्सपेंस है, फ्यूल एक्सपेंस, मिसलेनियस एक्सपेंस, इंटरेस्ट एक्सपेंस और इनकम टैक्स एक्सपेंस। तो ये सारे एक्सपेंसेस इस साल ड्यूरिंग दिस ईयर जो हुए हैं, ड्यूरिंग द ईयर ऑफ 2011, ये जो हुए एक्सपेंसेस वो सारे के सारे मेंशन कर दिए गए हैं, सही है। अब यहाँ पे वो एक भाई साहब सवाल पूछ रहे थे कि हम यहाँ पे ट्रक की लाइफ कैलकुलेट कर सकते हैं, तो अगर आपको ये एक साल की डेप्रिसिएशन दी गई है तो आप ट्रक की ये 30,000 है तो आप उसे निकाल सकते हैं, लेकिन अभी हमारा फिलहाल सवाल का ये कंसर्न नहीं है, इसको बाद में हम कर लेंगे, ठीक है, इसको बाद में डिटेल से समझ लेते हैं। लेकिन वो अभी सवाल को हम जिस पर्पस के लिए चलाना चाह रहे हैं उसको पहले समझ लेते हैं, ठीक है। क्लियर। अच्छा जी, ये तीनों चीजें आपकी एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस में दी गई हैं, दोबारा रिवाइज कर देता हूँ। सबसे पहले एसेट्स आते हैं, फिर लायबिलिटीज आती हैं, फिर ऑनर्स इक्विटी की तीनों आइटम्स आती हैं, उसके बाद आपके पास इनकम स्टेटमेंट की आइटम्स आती हैं। अब पूछ क्या रहा है आपसे, ये पढ़ते हैं हम। नंबर वन इंस्ट्रक्शन, हम इसकी ए बी और सी इंस्ट्रक्शंस करेंगे, डी को फिलहाल रहने देते हैं अभी, ठीक है। नंबर नंबर ए है, इसमें कह रहा है जी प्रिपेयर एन इनकम स्टेटमेंट। इस एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस में से आपने इनकम स्टेटमेंट बनानी है, स्टेटमेंट ऑफ रिटेन्ड अर्निंग्स बनानी है, दो चीजें होंगी फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2011। ऑल्सो प्रिपेयर द कंपनीज बैलेंस शीट, और तीसरी चीज क्या कह रहा है, बैलेंस शीट भी बनाया डेटेड 31 दिसंबर 2011। ये तीन स्टेटमेंट्स हमने इस एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस से बनाना सीखना है, सही है। उसके बाद क्या कह रहा है, आप इसको क्लोजिंग एंट्रीज भी करें, सेकंड पार्ट में ये कह रहा है बी पार्ट में क्लोजिंग एंट्रीज करें, और तीसरे पार्ट में कह रहा है एक दोबारा ट्रायल बैलेंस बनाया और उस ट्रायल बैलेंस का नाम क्या होगा, आफ्टर क्लोजिंग ट्रायल बैलेंस, ठीक है। ये तीनों चीजें हमने सीखनी है इसमें। तो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट थिंग जो हमें उसने कही है, सबसे पहले किया है इनकम स्टेटमेंट बनाने को, क्या पार्ट है में मैंने हाईलाइट किया। तो इनकम स्टेटमेंट का सब बहुत ही आसान हल है। आप यहाँ से सारी की सारी ये देखिएगा रेवेन्यू उठाएंगे, यहाँ से रेवेन्यू उठाएंगे 1,70,000 का, और इस रेवेन्यू में से ये सारे के सारे एक्सपेंसेस क्या करेंगे, माइनस कर देंगे इनकम टैक्स से पहले पहले तक, ठीक है। इनकम टैक्स से पहले पहले तक माइनस कर देंगे। तो जब इस रेवेन्यू में से सारे एक्सपेंसेस माइनस करेंगे तो आपकी आ जाएगी इनकम बिफोर इनकम टैक्स, इनकम टैक्स से पहले पहले आपकी इनकम आ जाएगी। तो उसमें से एंड पे फिर हम क्या करेंगे, ये इनकम टैक्स कितनी अमाउंट दी हुई है आपके पास, 6,000 दी हुई है, ये भी माइनस कर देंगे तो आपके पास इनकम आफ्टर टैक्स आ जाएगी, जिसे हम नेट इनकम कहते हैं। तो ये लेट्स सी एट द सोल्यूशन। ये आपके पास 5.2 ए, हाँ जी ये देखिएगा, ये आपके पास सोल्यूशन गिवन है, इसका इनकम स्टेटमेंट आपको दी गई है, और सबसे पहले ऊपर कंपनी का नाम देना है, फिर इनकम स्टेटमेंट लिखनी है फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2007, और मूविंग रेवेन्यू अर्नड कितना है 1,70,000 का, और इसमें से आपने सारे एक्सपेंसेस माइनस कर दिए, देखिएगा इंश्योरेंस एक्सपेंस, ऑफिस रेंट एक्सपेंस, सप्लाईज एक्सपेंस, सैलरीज एक्सपेंस, डेप्रिसिएशन भी माइनस कर दी, सारे जो आ रहे थे उधर एक्सपेंसेस माइनस कर दिए बिफोर इनकम टैक्स, इंटरेस्ट एक्सपेंस तक। तो ये टोटल आ रहा है आपका 1,50,000, 170 में से 150,100 माइनस किया तो बाकी बचता है 19,900, ठीक है। ये क्या कहलाती है आपकी इनकम बिफोर टैक्सेस।
इनकम बिफोर टैक्स कहलाती है 19,900 की। और इनकम टैक्स कितना था आपके पास, अगर आपको याद हो तो मैंने बताया 6,000 का इनकम टैक्स था, वो भी माइनस कर देंगे तो आपके पास ये नेट इनकम आ गई 13,900 की। 13,900 की आपके पास नेट इनकम आ गई। इसमें कोई सवाल हो किसी का तो पूछें प्लीज, किसी को ना समझ आई हो तो। जी, तो रिटेन अर्निंग स्टेटमेंट को बनाने के लिए जो फॉर्मूला होता है वो मैं लिख देता हूँ यहाँ पे। ये जो रिटेन अर्निंग आपको गिवन है ये ओपनिंग रिटेन अर्निंग है। इसमें आप प्लस करेंगे नेट इनकम को, नेट इनकम को ऐड कर देंगे और लेस क्या कर देंगे आप इसमें से माइनस कर देंगे डिविडेंड्स। तो आपके पास आंसर आ जाएगा। बस ये दो चीजें करनी है तो क्लोजिंग रिटेन अर्निंग ऑटोमेटिकली आ जाएगा। सही है। अच्छा जी, तो रिटेन अर्निंग स्टेटमेंट का बड़ी आसान फॉर्मेट है, ये देख लीजिए आगे नेक्स्ट दिया हुआ है आपके पास। तो ओपनिंग रिटेन अर्निंग आपको कितनी थी, 30,000 थी। ठीक है, उसमें नेट इनकम हमारी अभी अभी कितनी निकली है, 13,900। ये अभी अभी हमने निकाली है ऊपर इनकम स्टेटमेंट में, ये देखिएगा ऊपर 13,900 निकाली हुई है। ठीक है, इसको ऐड अप करेंगे और लेस कर देंगे डिविडेंड, डिविडेंड्स को माइनस कर देंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा जी क्लोजिंग रिटेन अर्निंग, जिसका आंसर है जी 38,900। तो हमारे पास क्लोजिंग रिटेन अर्निंग आ गई 38,900 की। ठीक होगी बात जी। इसमें किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो प्लीज लेट मी नो। जी, हम थर्ड स्टेटमेंट की तरफ जा रहे हैं और थर्ड स्टेटमेंट का नाम है जी, उसने क्या है जी, ऑल्सो प्रिपेयर द कंपनीज बैलेंस शीट। ये भी ये पार्ट में ही है। तो बैलेंस शीट भी तैयार करनी है, ये उसी हम इसमें से बैलेंस शीट में से ये जो आपके पास ट्रायल बैलेंस दिया हुआ है रजिस्टर्ड ट्रायल बैलेंस, इसमें से यू विल पिक अप द आइटम्स ऑफ द एसेट्स एंड यू विल आल्सो पिक अप द आइटम्स ऑफ लायबिलिटीज। तो एसेट्स की आइटम आपके पास कहाँ तक आ रही हैं, यहाँ तक, ये मैंने हाईलाइट की हैं। और उसके बाद आपके पास लायबिलिटीज की आइटम्स आ रही हैं, विल आल्सो हाईलाइट द आइटम्स ऑफ द लायबिलिटीज। यहाँ तक आपके पास लायबिलिटीज हैं। और फिर आपके पास क्या आ जाता है, ऑनर्स इक्विटी। ऑनर इक्विटी में आपके पास ये दो चीजें आएंगी। ठीक है, ऑनर्स इक्विटी में क्लियर। तो लेट्स लुक एट दिस नाउ। बैलेंस शीट हमारे पास, इसने बैलेंस शीट ही बनाई है वर्टिकल फॉर्मेट में, तो कोई इट डजेंट मैटर आप वर्टिकल में बना लें चाहे उसको हॉरिजॉन्टल में बनाने, इट डिपेंड्स ऑन यू। सबसे पहले ऊपर देखिएगा बस कंपनी का नाम आएगा, कंपनी के बाद बैलेंस शीट आएगी और 31 दिसंबर 2007। सबसे पहले एसेट्स आ गए। और मैंने आपको शुरू में बताया था कि आपने जब भी ट्रक्स को बैलेंस शीट में लिखना है तो उसकी अमाउंट में से उसकी क्या माइनस करेंगे, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन माइनस करके जो अमाउंट है वो कितनी है, बुक वैल्यू लिखेंगे बुक्स में। तो बुक वैल्यू 30,000 की है, ये आपकी 150 में से 120 माइनस की है, तो 30,000 आपकी बुक वैल्यू शो हो रही है, इसको मैंने एसेट्स में लिख दिया। इसी तरह मोइंग इक्विपमेंट है, इसकी 20,000 जो थी कॉस्ट वैल्यू थी, उसमें से इसकी एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन 12,000 माइनस की। आंसर आया मेरे पास 8,000, उस 8,000 को मैंने एसेट्स में लिख दिया। ठीक है, टोटल एसेट्स आपके पास आ रही हैं 1,13,400 के। सही है। अब लायबिलिटी साइड पे लिखें तो लायबिलिटीज आपकी ये सारी आ रही हैं, मैंने अब वहां पे मेंशन की थी, आपको हाईलाइट की थी सारी। तो इसको एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस में से देख लीजिएगा, 1 2 3 4 5 6 अनअर्न्ड मोइंग रेवेन्यू तक, मोइंग रेवेन्यू तक ये आपकी लायबिलिटीज हैं। 1 2 3 4 5 6 आपकी लायबिलिटीज हैं। और ये आपकी लाइबिलिटीज का टोटल आ रहा है 54,500। आपको पता है कि एक तरफ एसेट्स होते हैं और एक तरफ लाइबिलिटीज और ऑनर इक्विटी का सम होता है। तो स्टॉक होल्डर्स इक्विटी या ऑनर्स इक्विटी इसकी तरफ चलते हैं। सबसे पहले कैपिटल स्टॉक आपका आ रहा है 20,000, ये एज इट इज आ जाएगा। बस ये याद रखिएगा, मैं हाईलाइट करने जा रहा हूँ, बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, रिटेन्ड अर्निंग्स जो है, रिटेन्ड अर्निंग्स की वैल्यू कौन सी आएगी अब आपके पास, जो आपने कैलकुलेट किया ऊपर रिटेन्ड अर्निंग स्टेटमेंट में। तो इधर देखिएगा जरा, बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, रिटेन्ड अर्निंग यहाँ पे शो हो रही है जी आपको, ये मैं हाईलाइट कर रहा हूँ, रिटेन्ड अर्निंग शो हो रही है आपको 30,000 की। लेकिन हम ये 30,000 नहीं लिखेंगे क्योंकि ये ओपनिंग रिटेन्ड अर्निंग है। हमने जो अभी अभी कैलकुलेट किया ऊपर अपनी स्टेटमेंट से, रिटेन्ड अर्निंग यहाँ से उठाएंगे, ये वाली रिटेन्ड अर्निंग आपको शो हो रही है 38,900 की। तो ये रिटेन्ड अर्निंग आपके पास अब यहाँ पे आ जाएगी। क्लियर, दिस वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। तो अब रिटेन अर्निंग आपके पास आ रही है 38,900। इन दोनों को एडअप करेंगे, टोटल स्टॉक होल्डर इक्विटी 58,900 की हो जाएगी। और जब आप सम करेंगे लायबिलिटीज का, ये लायबिलिटीज का और ऑनर्स इक्विटी का, तो ये दोनों का सम आपके पास यहाँ लिखा हुआ आ रहा है, कितना आ रहा है, 1,13,400। और ये दोनों का सम आपके किसके इक्वल आ रहा है, टोटल एसेट्स के इक्वल आ रहा है। ठीक है, तो हमारे पास इक्वेशन क्या होती है कि एसेट्स का सम किसके बराबर होना चाहिए, लायबिलिटीज एंड ऑनर इक्विटी के सम के बराबर होना चाहिए।
तो आपने लायबिलिटीज और ऑनर इक्विटी का सम कर लिया, ये आपके पास आंसर आ गया। ठीक है, आप कोई सवाल है तो मुझसे पूछें इस हवाले से प्लीज।